तो ये लेक्चर नंबर 3 है ऑफ कैपेसिटर प्लेलिस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। ओके, तो स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या होगा, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, आपके पास 2 शेल्स होंगे। थोड़ा ड्राइंग गलत बन गया, कोई बात नहीं, कंसेंट्रिक होंगे, ठीक है ना। तो 2 कंसेंट्रिक कंडक्टिंग और कंसेंट्रिक, हाँ कंसेंट्रिक बोल दो, 2 कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स बोल दो आप। ठीक है, स्फेरिकल शेल्स है ना। इस कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं, भले दिख नहीं रहे यहाँ पे, दोनों का सेंटर मैच करेगा। ये थोड़ा इधर बनाना चाहिए था, ड्राइंग थोड़ा अच्छा नहीं बना है। एनीवेज, ठीक है, किसी के को भी प्लस चार्ज दे दो, किसी को भी माइनस चार्ज दे दो, वो मैटर नहीं करता है। तो मैं इसको प्लस दे रहा हूँ अंदर वाले को, और इसको माइनस दे रहा हूँ। ठीक है, है ना। अब माइनस को अंदर ड्रॉ करना है, बाहर ड्रॉ करना, मैटर नहीं करता है। थिकनेस ऑलमोस्ट 0 है ना। ठीक है, 2 थिन कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल्स है ना। शेल्स बोल दिया मतलब थिकनेस आप मान लो कम है बहुत। ठीक है ओके, अंदर वाले का रेडियस a है और बाहर वाले का रेडियस b। ठीक है, अंदर वाले को प्लस क्यू चार्ज दिए हम लोग और बाहर वाले को माइनस क्यू चार्ज दिया। आप उल्टा भी दे सकते हो, मैटर नहीं करता रियली। ठीक है, ओके, अगर हमें इस सिस्टम का, इस कंडक्टिंग पेयर, इस पेयर ऑफ कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है, तो इस पेयर ऑफ कंडक्टर कैपेसिटेंस निकालना है, तो हर जगह वही करते हैं, चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज कितना दिया हम लोग, क्यू, है ना। एक को क्यू, एक को माइनस क्यू, तो हमेशा प्लस क्यू को लिखो डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब पोटेंशियल हम निकालने के लिए मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, फिर से बता रहा हूँ, आपको पॉजिटिव कंडक्टर से नेगेटिव कंडक्टर की तरफ जाना होगा और ई डॉट डी आर करना होगा। ठीक है, पॉजिटिव कंडक्टर से स्टार्ट करके नेगेटिव की तरफ जाना होगा। जिस रास्ते से आपको जाने का मन है, जाना पॉजिटिव से नेगेटिव जाना है, ऐसे घूम फिर के जाओ या डायरेक्टली जाओ। ठीक है, सामने वाले पॉइंट में जाओ और डायमेट्रिकली अपोजिट वाले पॉइंट, जहाँ यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ जाना है तो ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे किसी भी पॉइंट पे चल जाओ। पॉजिटिव से स्टार्ट कर किसी भी नेगेटिव पॉइंट पे, कहीं भी पॉजिटिव से स्टार्ट करो, किसी भी नेगेटिव पॉइंट में चल जाओ। ठीक है, क्योंकि मैटर नहीं करता, कंजर्वेटिव फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ओके, अब हम लोग सबसे सिंपलेस्ट पाथ लेंगे। तो मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉइंट का नाम मैं ए रख रहा हूँ, और ये नेगेटिव, मतलब सॉरी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा, ए से बी, है ना। ठीक है, ए से बी, तो मैं इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके बना रहा हूँ। ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो ए से बी अगर मैं किसी पॉइंट पे, और ये कॉमन सेंटर है ओ। ठीक है, ये कॉमन सेंटर ओ है ना। अब मान लेते ए से बी जाना है हमें, ए से बी जाना है ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है ना, ए से बी जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, ए से बी, इसी को मैं मैग्नीफाई करके यहाँ ड्रॉ किया, इस पूरी चीज़ को ओ ए बी वाला पार्ट को मैग्नीफाई किया है। ठीक है, तो ए से बी तक जाते वक्त कोई भी रैंडम पॉइंट लो ए से बी के बीच में, मैं इस पाथ से जा रहा हूँ, डायरेक्ट वाला है, सबसे छोटा रास्ता। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करो, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पता करो। ठीक है, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही रहता है ना, और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में, क्योंकि प्लस ने, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो आपको बस ई डी आर करना है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आर के टर्म्स में लिखा दो। तो मान लेते ये आर है। ठीक है, अगर ये आर होगा तभी तो आप इसको डी आर बोलोगे, अगर ये एक्स होगा तभी तो डी एक्स बोलोगे। ये आर होगा तो इसको डी आर नहीं बोल सकते। ठीक है ना, डी आर के पैरेलल आर रहेगा ना। तो सेंटर से इस पॉइंट का दूरी कितना है, आर। ठीक है, और ये डी आर है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालोगे, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप निकालोगे ए से बी के बीच में, यानी शेल्स के बीच में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, तो आपको पता है वो खाली अंदर वाले चार्ज पे डिपेंड करेगा। शेल थ्योरम जो था, मतलब बाहर वाला स्फेरिकल चार्ज के कारण इंटीरियर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो इस पॉइंट पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो प्लस चार्ज जो है ना, प्लस क्यू चार्ज वाला शेल, उसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। माइनस क्यू के तो इंटीरियर पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ ई प्लस आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव कंडक्टर ही आएगा, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव कंडक्टर हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना। जो पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण किसी पॉइंट पे जो कि आर डिस्टेंस दूर है सेंटर से, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे आर है ये वाला डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, इंटू डी आर।
है ना। अब इंटीग्रेशन का लिमिट पुट करना है आर के टर्म्स में, तो इस वाले पॉइंट के लिए जैसे ए से बी जा रहे हैं ना हम लोग, ए से बी है ना, ए वाले पॉइंट के लिए आर की वैल्यू क्या है, आर है, ओ से डिस्टेंस ना, तो ए है और ये बी है ना। तो यहाँ इस पॉइंट के लिए डिस्टेंस फ्रॉम ओ कितना है, ए है, और बी पॉइंट के लिए डिस्टेंस फ्रॉम ओ कितना है, बी है। तो ये ए से बी हो जाएगा, ठीक है, बस हो ही गया ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे आप Q डिवाइडेड बाय ये के क्यू तो कांस्टेंट है, डी आर बाई आर स्क्वायर, तो के बदले 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट और डी आर बाई आर स्क्वायर आपको दे देगा -1/r, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, कर लिए तो -1/r आया, लिमिट पुट कर देंगे हम, ठीक है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 1/b 1/a, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/a माइनस 1/b, ठीक है, जो कि हो जाएगा, के को मैंने उल्टा लिख दिया ना, हाँ, के तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने के सोचा ऊपर में ना, के 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैपेसिटेंस आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी इंटू ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ रेडियस डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ रेडियस, ठीक है। तो इसको थोड़ा और अच्छे से देखना है तो आउटर शेल और इनर शेल का प्रोडक्ट, आउटर शेल का रेडियस और इनर शेल का रेडियस का डिफरेंस, ठीक है, ओके। तो ये हो गया कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट। फिर से आप देख सकते हो ये वाला जो पार्ट है, ये ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर, ठीक है, और ये मीडियम वाला पार्ट है ना, ये मीडियम पे डिपेंड करेगा, है ना। मीडियम अगर वाटर रहेगा तो एप्सिलॉन नॉट ऑफ वाटर आ जाएगा, एप्सिलॉन ऑफ वाटर, एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन नॉट मतलब वैक्यूम, ये एप्सिलॉन ऑफ वैक्यूम है, और मीडियम अगर वाटर रहा या कुछ और रहा तो एप्सिलॉन ऑफ दैट मीडियम, ठीक है, वो डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। अभी के लिए ये फॉर्मूला आया आपके पास, है ना। अब एक केस सोचते हैं, अगर इस केस में आपका मान लो R0 की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू Ri, ठीक है, R0 इज़ वेरी लार्ज कंपेयर टू Ri, तो अगर R0 बहुत ही ज़्यादा हो कंपेयर टू Ri तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R0 Ri, और R0 माइनस Ri को अप्रॉक्सीमेटली आप R0 लिखोगे, है ना। ये कब लिख सकते हो, अगर R0 किसी केस में बहुत ही ज़्यादा है Ri के रिस्पेक्ट में, तब ऐसा लिखोगे तो R0 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ri, ठीक है। तो अगर आप ड्राइंग बनाओगे, बाहर वाला जो स्फीयर है उसका रेडियस बहुत ही बड़ा है कंपेयर टू स्मॉल स्फीयर, तो स्मॉल स्फीयर आपको दिखेगा तो बड़ा वाला स्फीयर आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। समझ में आ रही बात। आप अगर इस डायग्राम में काम करो, इसको ए को फिक्स रखो, बी को बड़ा करते हो करते हो करते हो करते हो करते हो, ठीक है। तो जब भी इतना बड़ा हो जाएगा कि आप उसको ड्रॉ नहीं कर रहे हो, यानी कि बहुत छोटा है इसलिए ड्रॉ नहीं कर रहे हो, इतना बड़ा है कि पेपर में हट नहीं रहा है, तो खाली ये दिखेगा, और आप सिंपली क्या बोलोगे, आइसोलेटेड स्फीयर। दूसरा स्फीयर है लेकिन वो इन्फिनिटी पे, ठीक है, दूसरे स्फीयर का रेडियस आपने बड़ा करते करते इन्फिनाइट कर दिया, है ना, तो आपको खाली एक ही स्फीयर दिखेगा, दूसरा स्फीयर दिखेगा नहीं, है वो इन्फिनिटी पे, तो सिर्फ एक ही दिख रहा है, दूसरा इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे जो स्फीयर होता है उसका चार्ज कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्फिनिटी पे चार्जेस है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे तो ज़ीरो होगा, ठीक है। जैसे इन्फिनिटी पे कोई भी चार्ज होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज़ीरो होगा, है ना। तो हम लोग उसको बोलते हैं आइसोलेटेड कंडक्टिंग शेल, ठीक है ना। तो ये जो है ये है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग शेल। तो यहाँ पे देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि सर अकेला एक कंडक्टर है तो कैपेसिटेंस कैसे है, दूसरा कंडक्टर है लेकिन इन्फिनिटी पे है, बात मेरी समझो, दूसरा कंडक्टर इन्फिनिटी पे है तो दिख रहा है हमें बस एक, क्योंकि दूसरा इन्फिनिटी पे तो दिख नहीं रहा है, इसलिए हम लोग इसका नाम रखा है आइसोलेटेड कंडक्टिंग शेल, ठीक है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रेडियस ऑफ दैट शेल कर देना तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं शेल लिख रहा हूँ, शेल के बदले अगर अंदर वाला जो स्फीयर है वो सॉलिड होता, है ना, मतलब खाली सरफेस पे इसका चार्ज मास नहीं है, पूरा सॉलिड होता, सॉलिड बॉल होता, तो सॉलिड बॉल के लिए भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो ऐसा ही होता ना,
अंदर में तो चार्ज हो नहीं सकता कंडक्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, सबका सब बाहर में आ जाएगा, है ना। तो अंदर वाला स्फीयर जो है वो आपका सॉलिड स्फीयर होता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर होता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है ना। होना तो सबको कंडक्टर ही है, अंदर वाला जो आपका शेल के बदले कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर भी हो सकता था, ठीक है, क्योंकि चार्ज तो सरफेस पे आना चाहे हॉलो या सॉलिड हो, है ना। चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्फेरिकल हो गया ना, नेक्स्ट लेक्चर में सिलेंड्रिकल पढ़ेंगे, ठीक है। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना? करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?